11th नंबर में एक स्ट्रक्चर बना के दिया है स्टार टाइप का, और उसमें पूछा है कि बताओ इसमें जो वॉइड प्रेजेंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। बहुत इजी है, देखो ये तो समझ के होंगे सारे। देखो अगर तुम 3 बॉल लो, 1 2 3, ठीक है, तो उनको तुम्हें 1 2 3 ऐसे प्लेस करना है, मतलब 2 तुम्हारी साइड 1 मेरी साइड, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद फिर उल्टा, तो इन तीनों के बीच में अगर तुम इक्वल साइज की बॉल लोगे तो डेफिनेटली वहां कोई स्पेस बनेगा, ठीक है, बीच में खाली स्पेस बचेगा। उसके बाद अगर तुम 1 बॉल तुम्हारे साइड 2 बॉल मेरी साइड, मतलब पहले 2 बॉल तुम्हारी साइड 1 बॉल मेरी साइड, फिर 1 बॉल तुम्हारी साइड 2 बॉल मेरी साइड, इस टाइप से एक तुम ऐसा ट्रायंगल बनाओगे, एक फिर उसके ऊपर उल्टा, मतलब एक सीधा ट्रायंगल और एक उल्टा ट्रायंगल। तो इस टाइप की अगर अरेंजमेंट बनाओगे तो एक बीच में वॉइड मिलेगा, और उस वॉइड को बना कितने रहे, 6 एटम्स मिलके बना रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ गिवन वॉइड इफ वन एटम कम्स फ्रॉम बैक साइड। तो वो ये कह रहे हैं, एक उन्होंने अरेंजमेंट बना के दिया है, क्वेश्चन नंबर हम 12 कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट बना के दिया, उसमें उन्होंने बोला है कि ये जो अरेंजमेंट है वो तो ठीक है, अगर तुम उस कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कब, जब एक एटम हम उस अरेंजमेंट में पीछे से लाके रख दें। देखो ये क्या हुआ, 3 एटम मिलके पहले तो एक ट्रायंगुलर वॉइड बनाएंगे, ठीक है, ये उन्होंने एक ट्रायंगुलर वॉइड बनाया 3 एटम्स ने मिलके, जैसा भी है। फिर उसके बाद कितना गंदा बना, 3 एटम्स ने मिलके ट्रायंगुलर वॉइड बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम इस वॉइड पे एक एटम रख दो, तो यहाँ तक तो कहानी सही चल रही होती है, हमको समझ में भी आती है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 एटम मिलके बना रहे थे तो ट्रायंगुलर वॉइड था, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था, अब एक एटम और ऊपर से रख दिया तो ये टेट्राहेड्रल टाइप का वॉइड अरेंजमेंट बन गया, ये वॉइड टेट्राहेड्रल बन गया, 4 एटम्स बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। आप कह रहे हैं कि इसके पीछे साइड से मान लो एक ट्रायंगल ऐसा बनाया, 3 एटम्स ने मिलके एक ट्रायंगल बनाया, बीच में वॉइड है, आगे से एक एटम रखा है, 4 तक हम सही पहुंच गए। अब एक एटम मैं बैक साइड से लाऊं और फिर रख दूं और फिर कहूं कि बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो देख के तो इजीली कह रहे हैं कि हाँ 5 होगा, इसमें क्या पूछने वाली बात है। जब 3 थे तो 3 एटम मिलके वॉइड बना रहे थे तो 3 था, आगे से एक एटम आया तो 4 हो गया, पीछे से आएगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, इस टाइप के अरेंजमेंट का अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो जो सर्कल, जो ट्रायंगल हमने बनाया था, एक एटम आगे से लाए थे एक एटम पीछे से लाए थे, उस ट्रायंगल को हमें बीच से कट करना होता है, फिर हम 2 अलग अलग वो देखते हैं अरेंजमेंट, फिर उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तक ये जो इस टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला कोई भी वॉइड अभी तक नहीं बना है, ठीक है। तो बीच में से हम पहले उसको कट करते हैं, फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 ही उसका करेक्ट आंसर है। अब देखो 13th वाले में पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉर्नर मोस्ट एटम एंड इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट बना के दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक 13th क्वेश्चन नंबर है। देखो इसमें एक अरेंजमेंट बना के उन्होंने दिया है, ये 1D अरेंजमेंट है, मतलब एटम के बाजू में एटम है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। एक और बना देने, अब उन्होंने एक एटम को यहाँ इंडिकेट कर दिया है बीच में, और बोला है कि इसका प्लस जो कॉर्नर मोस्ट एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। देखो वैसे तो जो अरेंजमेंट है वो इनफाइनाइट होता है, ये हम इसको इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिख के दे दिया है, मतलब वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला जो एटम है वो इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है, तब इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, और ये तो उन्होंने इंडिकेट करके दिया है।
तो देखो ये वाला, इसको कितना एटम टच कर रहे हैं, एक एटम टच कर रहे हैं, तो जो कॉर्नर मोस्ट है मतलब कि जो इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा 1, और जो इंडिकेटेड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो TIFR में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो इसका आंसर 1 और 2 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, TIFR में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। उन्होंने क्या किया है, एक अरेंजमेंट तुम्हें स्क्वायर क्लोज पैकिंग टाइप का बना के दिया है। ये तो क्या हो गया 1D अरेंजमेंट हो गया। अब उन्होंने किया है एटम के जस्ट नीचे एटम, एटम के जस्ट नीचे एटम, एटम के जस्ट नीचे ये हमारे पास 2D अरेंजमेंट। फिर इसके बाद उन्होंने एटम के डिप्रेशन में एटम रखा है, हर जगह एटम के डिप्रेशन में एटम है, देखो डिप्रेशन में एटम है। और ये अरेंजमेंट तुम्हें देख के लग रहा होगा अरे वाह ये तो हमारा देखा है, ये तो हमने कहाँ देखा है 2D के HCP में देखा है, ठीक है। फिर यहाँ एटम के डिप्रेशन में एटम, एटम के डिप्रेशन में एटम, एटम के डिप्रेशन में एटम। तो और एक अच्छा काम उनने इसके साथ ये भी किया है, मतलब इस क्रिस्टल को बना के तुम्हें इससे पैकिंग एफिशिएंसी पूछी है, प्लस एक काम ये भी किया है कि इन दोनों में तुम्हें वही यूनिट सेल बना के दे दी जो तुमने वहाँ जिनसे पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी। देखो 1 और 2। अब क्या हुआ, कुछ महानुभाव जिनके पास बहुत दिमाग है उनने क्या किया, इस वाले की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 2D वाला पड़ा है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बता दी कितनी, अरे HCP 90.6 बता दी, और उनका ऑप्शन गलत हो गया। ये तो गलत हुआ ही, -0.66 भी उनको मिल गए, जो ऊपर सही करके आए थे 2 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से 0.66 कट गए, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ये एक टाइप का अरेंजमेंट है, ये दूसरे टाइप का अरेंजमेंट है। तो जब दोनों टाइप के अरेंजमेंट डिफरेंट है तो ये क्रिस्टल नहीं है, ठीक है, ये क्रिस्टल कतई नहीं है। ये क्या है, ये अमॉर्फस है, ये अमॉर्फस सॉलिड है, ये क्रिस्टल सॉलिड नहीं है। और जो पैकिंग एफिशिएंसी निकाली जाती है वो केवल क्रिस्टल सॉलिड की ही निकाली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि क्रिस्टल कब मिलता है, जब तुम एक ही टाइप के अरेंजमेंट को रिपीट करो तो तुम्हें क्रिस्टल मिलता है। ऐसा नहीं कि 5-7 अरेंजमेंट तुम इकट्ठे करके ले आए और मिला के दे दिया ये लो क्रिस्टल, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, एक ही टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसका रिपीटेशन करेंगे तो क्रिस्टल मिलेगा, ठीक है। तो इसका और जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो केवल क्रिस्टल की निकल सकती है, तो जो अमॉर्फस की पैकिंग एफिशिएंसी हम बोलेंगे भाई हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। क्या 15 क्वेश्चन है, इन BCC लैटिस एटम टचेस। देखो BCC लैटिस में पूछ रहे हैं कि बताओ एटम कहाँ टच करेंगे। तो अगर तुमसे सीधा ऑप्शन दे दिया होता अलोंग फेस डायगोनल, अलोंग बॉडी डायगोनल, अलोंग द एज, तो तुम फटाफट लिख देते कि अरे भाई BCC में तो अलोंग द बॉडी डायगोनल टच करता है, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों, इसमें ऐसा मतलब ऐसा होता तो है लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, ऐसा तुम अब नहीं कर पाओगे। वो ये जानना चाह रहे हैं, देखो BCC अरेंजमेंट कैसे बनता है। पहले हम जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है 2D की, उसी में वो कैसा होता है, एक लाइन में एटम पहले, फिर जो उन्होंने इस एक्सिस पे सारे एटम ऐसे जमा के रखे, मतलब सारी बॉल इस रूम को समझो, जैसे यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक एक 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 एक, एक बॉल पूरी एक डायरेक्शन में जमा दी। फिर क्या किया, इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, फिर इस एटम के जस्ट नीचे एटम, सारे 1 1 1 1 ऐसे लेयर। तो ये एक तो इस डायरेक्शन में हो गई, एक इस डायरेक्शन में हो गई। तो ये तो हमारे पास 2D अरेंजमेंट बन गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। लेकिन अब हमें क्या बनाना है, इसका 3D अरेंजमेंट बनाना है। तो हमने क्या किया कि जो
इसमें से हम मान लो कुछ एक छोटा पार्ट सेलेक्ट करते हैं, 4 बॉल का सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4। पहले वो कैसी रखी हुई थी, कुछ ऐसी रखी हुई थी, एक दूसरे को टच करती हुई कुछ ऐसी रखी हुई थी सारी बॉल्स, ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने चाहा एक काम तो तुम क्या कर सकते हो कि जो कॉर्नर में लाइन बिछी हुई है उसी के जस्ट ऊपर 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 करके इस पूरे रूम को भर सकते हो, क्यूब बना सकते हो। दूसरी चीज़ कि तुम उन 4 मतलब ये 4 आइटम्स के मिलने के बाद जो यहाँ वॉइड बना है, जो खाली स्पेस बना है, इस अरेंजमेंट में जो वॉइड्स बने उन वॉइड्स पे आइटम रख के तुम एक अलग टाइप का अरेंजमेंट बना सकते हो। तो क्या किया तुमने, ये तो तुम्हारी ए लेयर थी, फिर तुम एक मान लो ये रेड कलर की बॉल रखी थी तुमने पूरे इसमें फ्लोर पे सजा के। अब तुम्हें थर्ड डायरेक्शन में जाना है, मतलब ये डायरेक्शन तुमने चल लिया, ये वाला तुमने चल लिया, अब तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है, ऊपर वाले डायरेक्शन में जाना है। तो तुम क्या करोगे, ग्रीन कलर की बॉल लाओगे, तो तुम या तो उस पर रख दोगे तो वो तुम्हारा क्यूबिक वाला अरेंजमेंट बन जाएगा। पर अगर वो जो वॉइड बना है उस वॉइड पे अगर तुम वो ग्रीन बॉल रखते हो तो तुम्हारा बीसीसी टाइप का अरेंजमेंट बन जाएगा। उससे क्या होगा, तुमने यहाँ बॉल रखी, ठीक है, ये वाली तुम्हारी कौन सी लेयर आ गई, बी लेयर। अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसा ये था अरेंजमेंट वैसा का वैसा रहा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर तुमने 4 बॉल रखी, इक्वल साइज की 4 बॉल का तुमने अगर एक स्क्वायर बनाया है और उस स्क्वायर के कारण उन चारों बॉल्स के कारण जो स्क्वायर प्लेनर वॉइड बना है, अगर तुम उस वॉइड के ऊपर एटम रखते हो तो डेफिनेटली सेम साइज की बात मैं अगर कर रही हूँ, बॉल अगर सेम साइज की है तो वो डेफिनेटली वो जो बॉल नीचे आपस में थी जो एक दूसरे को टच कर रही थी वो थोड़ी थोड़ी खसक जाएंगी। क्या होगा, तुम एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे थे लेकिन ऐसा ना होके वो कैसा होता है, थोड़ी थोड़ी खसक जाती हैं, ठीक है। चारों बॉल्स जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर खसक जाती है इस 5वीं बॉल के आने के कारण। तो इसीलिए देखो जो क्यूबिक अरेंजमेंट होता है हम उसमें क्या करते हैं, मान लो ये 4 ऐसे आइटम रखे होते हैं हमारे पास, हम क्या बोलते हैं भाई, लो ये हमने ए बनाया, a = 2r, ख़त्म, हमने कहानी कर रही। इसमें ऐसा करते, लेकिन फिर हम जब इतना इजी चल रहे थे तो फिर क्यों हमें बॉडी डायगोनल, क्यों हमें फेस डायगोनल की ज़रूरत पड़ी, वो इसलिए कि हम यहाँ ये रिलेशन नहीं लगा सकते कि a = 2r, क्योंकि देखो ये a है, अगर मैं इसमें ऐसा मानती हूँ, ठीक है, तो ये जो खाली जगह बच जाएगी 2r तो ठीक है, पर वो उस खाली जगह का क्या, वहाँ तो आइटम टच ही नहीं कर रहे, तो वो उतनी स्पेस तो फिर ए में आएगी नहीं, हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो इसलिए देखो ये ए लेयर थी, ये वाला जो आइटम आया वो बी लेयर में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम लेयर में आइटम बीसीसी में टच नहीं करते, जो दूसरी आती है दूसरी लेयर में आइटम टच करते हैं। क्योंकि देखो 4 बॉल थी, उनके ऊपर अगर हमने 5वीं रखी तो वो 5वीं हर चारों से टच करेगी थोड़ी थोड़ी, तभी तो, और फिर उसके ऊपर हम फिर से ए लेयर रख देंगे तो वो इंटर लेयर में आइटम टच करते हैं। मतलब ए वाला ए लेयर वाला बी वाले को, बी लेयर वाला ए वाले को, फिर ए वाला बी वाले को, ए वाला ए वाले को टच नहीं करता, बी वाला बी वाले को टच नहीं करता। इसलिए एटम्स कहाँ टच करते हैं, इंटर लेयर में। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो टाइप ऑफ वॉइड प्रेजेंट इन बीसीसी लैटिस, तो देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है सब लोगों को। बीसीसी लैटिस क्या होता है, कॉर्नर्स पे आइटम होते हैं 8 कॉर्नर्स पे, प्लस एक बॉडी सेंटर पे आइटम होता है। तो इसमें वॉइड जो है, अगर इसका स्टैंडर्ड रेफरेंस अगर लें तो इसका वॉइड हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसके मतलब इसका इस टाइप का वॉइड है कि हम डिफाइन नहीं कर सकते इसमें किस टाइप का वॉइड प्रेजेंट है। पर अगर फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं एमएससी एंट्रेंस के या कोई भी एग्ज़ाम, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो लोग ऑप्शन में एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी देते हैं। तो अगर तुम्हें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिया है ऑप्शन में तो तुम्हें उसको लगाना है। कभी भी पहली बात ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल मत लगाना, वो गलत हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर तुम्हें ऑप्शन में ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल दिया तो तुम्हें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल लगाना है। और अगर तुम्हें सबसे प्रायोरिटी तो तुम्हें किसको देनी है, कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट डिफाइन, वॉइड कैन नॉट डिफाइन, ये तुम्हारी प्रायोरिटी है। पर अगर तुम्हें ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो तुम लगाओगे डिस्टॉर्टेड
ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। और अगर मान लो दोनों ऑप्शन में प्रेजेंट है तो तुम फिर कैन नॉट डिफाइन ही लगाओगे, ठीक है। समझ गए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 में पूछा है इन एफसीसी लैटिस डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम कॉर्नर एटम। अभी जस्ट बताया था, डायमंड वाले क्वेश्चन में बताया था और उसके पहले एक रिलेशन वाले में भी शायद बताया था। देखो ये कॉर्नर एटम है, इस क्यूब में इस वाले कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है और यहाँ से उस वाले इस कॉर्नर, मतलब इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे अगर मैं एक स्टिक लगा दूँ तो वो बॉडी डायगोनल हो जाएगा। इस बॉडी डायगोनल के हाफ पे मैं यहाँ √3/2 पे पहुँचूंगी और इस √3/2 के भी हाफ, मतलब यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है √3a/4 डिस्टेंस पे। कितने पे? √3a/4 डिस्टेंस पे। तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी टेट्राहेड्रल वॉइड से रिलेटेड है। टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर आयोनिक क्रिस्टल रिलेशन बिटवीन A एंड R कैन बी डिफाइंड एज। अभी बताया, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो इसकी कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √3a/4 का 1/4 पार्ट, तो वो यहाँ, और फिर उसका देखो ये यहाँ वो वॉइड प्रेजेंट है तो ये एनायन की रेडियस, सॉरी जो कैटायन है उसकी रेडियस वॉइड में प्रेजेंट है, प्लस उधर से जो आधा एनायन आ रहा है उसकी रेडियस, तो वो रेडियस और ये रेडियस मिलके क्या हो जाएगी? R+R, और इधर से √3a/4। कैसे बोल रही हूँ मैं, थोड़ा समझ लो नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। देखो ये क्यूब है तुम्हारे पास, इस क्यूब में बॉडी डायगोनल है, मान लो ये वाला तुम्हारे पास बॉडी डायगोनल है, यहाँ से ये वाला एटम, ठीक है, इसकी डिस्टेंस R, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, इसकी डिस्टेंस R। तो ये है, ये तुमने ये डिस्टेंस निकाल ली क्योंकि ये √3a पूरा था, फिर इसका आधा किया तो √3a/2, फिर उसका आधा किया तो √3a/4, तो √3a/4 इज इक्वल्स टू R+R। हो गया, समझ गए? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18th वाले का। अब देखो क्वेश्चन 18th ही कर रहे थे ना, 17 बता दिया था, हाँ 18th हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें। उन्होंने दिया है कि एक रेशो दिया है कैटायन और एनायन का 0.225 और बोला है कि बताओ ये मैक्सिमम स्टेबल कहाँ होगा, मैक्सिमम स्टेबल किस वॉइड में होगा। देखो क्या होता है, एनायन तो जनरली लैटिस बना लेता है, ठीक है, अब बच जाता है कैटायन, उसको जाना होता है वॉइड में, तो वो किस वॉइड में जाए ये कैसे डिसाइड करते हैं? ये हम डिसाइड करते हैं रेडियस रेशो रूल से। तो रेडियस रेशो रूल में मैं अभी इस जो इसमें पूछा है उसी की बात करती हूँ। देखो 0.155 देखो कैसे, तो उसी की बात करते हो। देखो 0.155 टू 0.225 और 0.225 टू 0.441, ये होता है हमारे पास ट्राइंगुलर वॉइड। और यहाँ होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर कैटायन और एनायन का रेशो इनके बीच में लाई करता है तो ये जो कैटायन है वो ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा, और अगर कैटायन और एनायन का रेशो इनके बीच में लाई करता है तो टेट्राहेड्रल में जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि 0.225 in which smaller ion, it means cation, would like to go for maximum stability। देखो उन्होंने क्या बोला है कि R/R का जो रेशो है वो एग्जैक्ट इक्वल आया है 0.225 के। अब वो पूछ रहे हैं कि अब किस में जाएगा, वो ट्रायंगुलर में जाएगा या टेट्राहेड्रल में जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक तो है ही और इससे
आगे का तो देखो क्या होता है, इसकी दो कंडीशन होती है। मान लो अगर ये रेशो किसी के इक्वल हो जाए तो अगर जो स्मॉलर आयन है वो मैक्सिमम स्टेबल हो या फिर एग्जैक्टली फिट हो, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना। इसमें पूछा है कि बताओ मैक्सिमम स्टेबल, अगर वो जो लैटिस है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहता हो तो किस वर्ड में जाए, इसमें जाए या इसमें जाए, और अगर वो एग्जैक्टली फिट हो तो इसमें जाए या इसमें जाए। देखो क्या होता है, ये दिखेगा, हाँ देखो क्या होता है इसमें, यहाँ तक जो समझ में आ गया। अब मैं बताती हूँ, देखो ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बनता है, ये ऊपर बताती हूँ। देखो 3 एनायंस मिलके ट्रायंगुलर वॉइड बनाते हैं, 1 2 3, ये 3 एनायंस मिलके ट्रायंगुलर वॉइड बनाते हैं, ठीक है। अब लेकिन देखो ये तो हमें शुरुआत से ही पता है कि एनायन अगर एनायन को टच करेगा तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और वहाँ क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आती है, ठीक है। ये तो सुना ही होगा क्योंकि ये एनायन है तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। तो ये वाले वॉइड में हमें आना किसको है, कैटायन को आना है। तो जब इस वॉइड में कैटायन आता है तो क्या होता है, ये जो एनायन है वो कुछ दूर होने लगते हैं, कुछ थोड़े थोड़े दूर होने लगते हैं, इस टाइप से दूर होने लगते हैं, कुछ थोड़े थोड़े दूर होने लगते हैं, ठीक है। फिर जितना रिपल्शन यहाँ लग रहा था उससे कम लगेगा, मतलब रिपेल तो अभी भी करेंगे लेकिन थोड़ा कम रिपेल करेंगे एज कम्पेयर टू दिस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर। तो देखो कहाँ तक जा सकता है ट्रायंगुलर वॉइड में, अगर उनका रेशियो 0.225 हो, मतलब कि ये सबसे लार्जेस्ट रेडियस का कैटायन होगा जो ट्रायंगुलर वॉइड में जा सकता है। मान लो इसके इक्वल अगर आ गया तो वो लार्जेस्ट हो गया, तो उसमें क्या, उस केस में क्या होगा, ये जो एनायन है वो अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे। देखो कैसे, कहीं यहाँ चले जाएंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है, और कैटायन यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ मिनिमम रिपल्शन होगा क्योंकि यहाँ पे इस कैटायन को एनायन से अट्रैक्शन, कैटायन को एनायन से अट्रैक्शन, कैटायन को एनायन से अट्रैक्शन मिल जाएगा, और यहाँ कोई रिपल्शन भी नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ कोई रिपल्शन नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गई, मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन आ गई। ये एनायन थे, ये कैटायन था, ये एनायन थे, यहाँ भी कुछ तो रिपल्शन हो ही रहा है थोड़ा थोड़ा, ये एनायन, ये कैटायन। तो अगर रेशो इक्वल हो जाता है एकदम, जो लास्ट वाला जहाँ तक जितनी रेडियस का कैटायन जा सकता है, अगर रेशो उसके एग्जैक्ट इक्वल हो जाता है तो जहाँ वो खत्म होता है उसमें वो मैक्सिमम स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद समझ में आ गया होगा। देखो तो इसमें क्या होगा, एनायन पहले इस कंडीशन में थे, रिपल्शन बहुत ज़्यादा था, लेकिन अगर कैटायन की जो रेडियस और एनायन की रेडियस का रेशो इसके इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा, मैक्सिमम कंडीशन होगी कि इससे ज़्यादा रेडियस का कैटायन इस वॉइड में नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो जा सकता है। तो जब इतना जाएगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन हो जाएगी, यहाँ मिनिमम रिपल्शन हो जाएगा। तो उन्होंने यही पूछा है कि अगर ये इसके इक्वल है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, जो एनायन है वो ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा, ट्रायंगुलर वॉइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो एक कंडीशन आती है एग्जैक्टली फिट की। एग्जैक्टली फिट की कंडीशन क्या होती है, अगर रेडियस का रेशियो बिल्कुल इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, और कैसा वॉइड प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, मतलब एनायंस मिलके टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं, जैसे ये 3 एनायन और ये टेट्राहेड्रल वॉइड, और उस वॉइड में एटम को जाना है। तो अगर इसका हुआ, मतलब ये तो मिनिमम कंडीशन है, इससे बड़ा वाला टेट्राहेड्रल में जा सकता है, तो ये वाला जो होगा वो एग्जैक्टली जाके फिट हो जाएगा उसमें, उस वाले टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो ये कंडीशन एग्जैक्ट फिट की होती है और ये होती है मैक्सिमम स्टेबिलिटी की। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने चाह रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने रेशियो किसके इक्वल दिया है, 0.225, और कंडीशन कौन सी पूछी है, मैक्सिमम स्टेबल, तो वॉइड कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, नहीं 19 किया ना, ये अभी ऊपर नंबर चेंज करना भूल गई थी, सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 19 किया अभी हमने। अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 20 में क्या पूछा है, फेज डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं हमारे पास। जब अगर जो वेव्स होती है वो सेम फेज में, अगर सेम फेज में मिलती हैं तो उनको बोलते हैं हम क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर डिफरेंट फेज में मिलती है तो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो तुमने ब्रैग्स लॉ पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होने के लिए जो वेवलेंथ है उसका मल्टीपल क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ये किसकी कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अगर जो वेव है वो सेम फेज में कपल करेंगी तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर वो डिफरेंट फेज में अगर कपल करेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसमें जो लैम्डा होगा उसका मल्टीपल क्या होगा, 2n+1। ठीक है, तो 2n+1/2, ये λ/2 का मल्टीपल होगा यहाँ 2n+1, और यहाँ क्या होगा n लैम्डा, जो हम रैक्स लॉ में पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास 20 का क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो 21 क्वेश्चन नंबर पूछा है, ये समझ में आ गया ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, अगर मल्टीपल वेव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव जो होती है वो सेम फेज में कपल करती है, और उसके लिए कंडीशन होती है कि जो वेवलेंथ है वो n का मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कब करती है, जब जो वेवलेंथ है वो 2n+1 का 1/2 का मल्टीपल होती है। ठीक है।